नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो हमारे भारतीय संविधान में उसका शामिल किए जाने का मूल उद्देश्य यही था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। क्या भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, और किस माध्यम से यह कल्याणकारी राज्य बनाया जाए उसी को हमारे एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस माध्यम से भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करके भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा सही आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यानी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन के यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है? तो हमारे भारत के संविधान के 39 घ में यानी कि अनुच्छेद 39 घ में साफ लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अगर चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और ये हमारा 39 घ किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्या 39 घ हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, क्योंकि हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो 36 से 51 तक हैं। कहाँ तक हैं? 36 से 51 तक। तो इसी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी कि वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति के पास भेजा था, तब जो है राष्ट्रपति ने उसे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी थी। किसके? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अनुच्छेद 3 के माध्यम से भारत में एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। यानी कि एक नए राज्य का निर्माण हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया जाता है, और इसके निर्माण के लिए जो बहुमत चाहिए वो साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। किस बहुमत की? साधारण बहुमत की। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो नया राज्य बनाती है ये हमारी संसद बनाती है, साधारण बहुमत को पास करा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? यानी कि भारतीय गणतंत्र के बाद प्रतिभा सिंह पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति थी, उनका क्रम कौन सा था? तो उनका क्रम था 12वें नंबर की वो राष्ट्रपति थी। किस नंबर की? 12वें नंबर की। और 13वें नंबर की बात करें तो इसके प्रणब मुखर्जी जी थे, और 14वें जो वर्तमान में है ये हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो इन निम्न जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो वो उनका क्या अधिकार होगा? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव को स्थिति में यानी कि उनके खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो अगर उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उसमें वो
वोट नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बैठ कर देख सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो हमारे जो उप प्रधानमंत्री होते हैं उनके पद का सृजन हमारे संविधान में संवैधानिक पद का जो है सृजन कहीं नहीं किया गया है। यानी कि जो उप प्रधानमंत्री का पद होता है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का पद है हमारे संविधान में, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में कहीं नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के अधिनियम में मिली थी। कब मिली? भारत परिषद अधिनियम 1992 में जो है भारतीय विधान परिषद को यह शक्ति मिली कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? यानी कि कौन सा अध्याय जो है, भाग और अध्याय है जो हमारे केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है। तो जो हमारा ये भाग 11 और अध्याय 1 है, इसी में भारत और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का प्रावधान किया गया है। जो अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन बात हो रही यहाँ संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में। तो हमारा विधायी संबंध का जो बारे में वर्णन है वो भाग 11 के अध्याय 1 में है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। कब? 1937 में। और किस तरह से की गई थी? 1937 कोई शासन तो है नहीं, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हमारे चारों ऑप्शन में यहाँ कहीं 1935 नहीं दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1937 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो हम बात करें भारतीय विधान पालिका की, तो ये प्रथम बार जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रथम बार जो है द्विसदनीय बनाई गई। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी 1919 के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल किसी नागरिक का एक मूल कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा कर्तव्य नहीं है। बी ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसको बनाए रखें और उसका पालन करें। ये जो है सी ऑप्शन है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें ये जो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है,
ये हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो हमारा भाग 3 है वो 12 से 35 तक है। उसी में 12 से 35 तक के बीच में जो अनुच्छेद 17 है उसी में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। तो हमारा जो है ये मूल कर्तव्य नहीं है बल्कि ये मौलिक अधिकार है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये अनुच्छेद 61 के द्वारा संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। किसके? अनुच्छेद 61 के द्वारा संसद के किसी भी सदनों के द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? सी ऑप्शन, क्योंकि संसद के किसी भी सदन द्वारा। ये जो है झारखंड PCS 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या तो खुद त्यागपत्र देता है या महाभियोग की प्रक्रिया से उसका पद खाली हो जाता है या अन्य किसी भी कारणों से अगर वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, वो 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद किसी भी स्थिति में चुनाव करा लेना चाहिए या चुनाव हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, अभी हमारा योजना आयोग नहीं है, ये हमारा किसमें बदल गया है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा योजना आयोग है, अभी योजना आयोग नहीं रहे, इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 39 के माध्यम से राष्ट्रपति जो है इनके नियुक्ति करते हैं। यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्ति करते हैं। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग अध्यक्ष की भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और ये 280 के माध्यम से, अनुच्छेद 280 के माध्यम से वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? 1 और 3। 1 और 3 हमारे किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो जो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इन्हीं को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन से ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध में रहा है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन संघ के आंदोलन के संबंध में रहे हैं, और यानी कि उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे बीबी गिरी हैं, ये जो बीबी गिरी जी हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है या जुड़े रहे हैं उससे। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो प्रथम कानून मंत्री कौन, मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर जी थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। विनियोग विधेयक, ये भी लिखा गया है। ये जो बजट है, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ये जो बजट होता है, ये हम लोग अपने से इसका नाम विवरण कर दिए हैं या बजट नाम दे दिए हैं। ये जो बजट होता है यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये हम लोग अपने से इसको बजट कहते हैं। तो बजट का जो है, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन यानी कि महालेखा नियंत्रक या महालेखा परीक्षा के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति जो थी, 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG के लेखों की तैयारी उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है या संशोधन किया गया। यानी कि जो हमारे CAG होते हैं, कैग होते हैं, इनके दो काम होते हैं। एक काम होता है लेखा को तैयार करना, क्या होता है? लेखा को तैयार करना। और दूसरा काम होता है कि लेखा का परीक्षण करना। तो संविधान संशोधन 1976 में इनके एक काम जो है, ये जो लेखा की तैयारी करना काम था, जो इनको इस काम से मुक्ति दे दी गई, क्योंकि वही लेखा का परीक्षण करेंगे और वही लेखा का तैयार करेंगे और परीक्षण भी करेंगे। इसीलिए 1976 में इनको इस काम से मुक्ति दी गई। और राज्य के लिए भी दोनों काम करते हैं, लेखा का परीक्षण भी करते हैं और लेखा को तैयार भी करते हैं। लेकिन केंद्र के लिए सिर्फ एक ही काम करते हैं, कौन सा? लेखा परीक्षण। तो लेखा की तैयारी से मुक्ति किस संशोधन में दी गई थी? तो ये 1976 में दी गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इन्हीं को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। किसे? अभिभावक लोक निधि का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। और दोस्तों, अब हम डेली पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे UPSI के एग्ज़ाम में पॉलिटी जो है वो 18 से 20 क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो हम इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को इसी वीडियो में, डेली की डेली, कि आप लोग 20 में अगर 20 क्वेश्चन पॉलिटी की आएगी तो आप लोग 18-19 तो ज़रूर सही करके आएंगे, अगर आप लोग शुरू से अंत तक पूरी वीडियो देखते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।